गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं भाई आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपके लिए यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स के जो है सवाल लेकर आए हैं फ्रेंड्स, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये जो डेली हम जो क्लास लेकर आ रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें हम लोग लुसेंट और एनसीईआरटी के दोनों जो प्रश्न हो रहे हैं मिक्स होकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो क्लासेज आप लोगों की जो डेली चल रही है फ्रेंड्स, ये आपके लिए अति आवश्यक हो रही है, अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि एग्जाम में जो भी प्रश्न बनते हैं यहीं से बनते हैं, कहीं दूसरी जगह से नहीं बनते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग भी बहुत अच्छे से प्रयास करते हैं कि ये जो भी सारे प्रश्न हम लोग लुसेंट और एनसीईआरटी से तैयार करके आप लोगों के लिए कराते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगा, प्रश्न यहीं से बनेंगे, कहीं दूसरी जगह से नहीं आने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आज की जो हम लोग की क्लास होने वाली है, इकोनॉमिक्स के आधार पर हम लोग प्रश्न को करने वाले हैं। इसी पर हम लोग आज की क्लास में प्रश्न करेंगे। और फ्रेंड्स, हम लोग का ये जो होगा टाइप 1 होगा। अभी तक से हमने इकोनॉमिक्स का क्लास आप लोगों का नहीं लिए हैं, और जो क्लास है हम लोग का 56 यानी 56वां क्लास जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार आप सभी मित्र साथियों को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, ठीक है। तो आप लोग फ्रेंड्स एक बार वीडियो को सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि डेली जो आप लोगों की क्लास हो रही है, रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आइए बात करते हैं प्रश्न पहला पे। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न पहला है कि किसी उद्यमी, यहाँ पे फ्रेंड्स उद्यमी की बात किया है। किसकी बात किया है? किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया जो खर्च है, उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा माना जाता है। देख सकते हैं कितना धांसू और धमाकेदार प्रश्न है फ्रेंड्स, और इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब सोचिएगा कि सिंपल साधारण तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो फ्रेंड्स हमको नहीं लग रहा है कि अब जो है आने वाले समय में साधारण प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को गहनता से, अच्छे तरीका से एक टॉपिक वाइज ध्यान में रखकर पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, तब जाकर आपका एग्जाम जो होगा, आप एग्जाम में सफलता हासिल कर सकते हैं, सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन, यानी जो हम लोग विज्ञापन करते हैं, और जनसंपर्क पर किया गया जो खर्च होता है, उसे किस प्रकार के व्यय का हिस्सा माना जाता है फ्रेंड्स। तो सीधा सीधे हम लोग आंसर की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है, मध्यवर्ती उपभोग, इसी का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। किसका माना जाता है? मध्यवर्ती उपभोग का हिस्सा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सी ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करेंगे भाई दूसरा नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा प्रश्न है गिफन, जिसको हम लोग निम्न स्तरीय के नाम से जानते हैं, और यह बोला जाता है उसी को घटिया माल पर विचार करते समय हमें यह ज्ञात होता है कि क्या ज्ञात होता है भाई, कि घटिया माल है। अगर हम घटिया माल देख रहे हैं तो उस पर हम विचार विमर्श करेंगे कि क्या भैया यह जो माल है क्या हमारे लिए सही हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस तरह की बात करेंगे। तो घटिया माल गिफन मान भी अवश्य होगा, नहीं भाई ये गलत हो जाएगा। गिफन माल जो हो गया घटिया भी अवश्य होगा, ये बात सही कर रहा है। जो निम्न स्तरीय का माल होता है उसे हम लोग खोज सकते हैं, घटिया प्रकार का हो सकता है ये जो माल होगा, ठीक ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बी ऑप्शन सही जाएगा, क्योंकि निम्न स्तरीय की बात कर रहा है फ्रेंड्स। तो जो भी निम्न स्तरीय की जो माल होते हैं, जो भी निम्न स्तरीय की वस्तुएं होती है, तो वो घटिया माल की श्रेणी में आती है। तो उसी पर विचार विमर्श करते हुए फ्रेंड्स, वहां पे जो होगा घटिया भी अवश्य होगा, गिफन माल, तो ये सही जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं। देख लीजिए, ये सारे एनसीईआरटी लुसेंट के प्रश्न है भाई, तो इंपॉर्टेंस आप लोगों के लिए हो जाते हैं। तो उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं इसमें से कौन सा है? कार और टेलीविजन सेट, इसके बाद है दुग्ध और दुग्ध उत्पादन, खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सी ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? खाद्यान्न और अन्य खाद्य जो उत्पाद होते हैं, ये उपभोक्ता के लिए अर्ध टिकाऊ वस्तुओं के अंतर्गत आती है। तो फ्रेंड्स, सी ऑप्शन सही जाएगा। चौथे प्रश्न की बात करेंगे कि फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज क्या होता है। फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज क्या होता है? उसे मध्यवर्ती उपभोग बोला जाता है। इसके बाद अंतरण अदायगा, उपादन अदायगा, तो ये सही जाएगा। माफ कीजिएगा, उपादान अदायगी जो दिया गया ना फ्रेंड्स, इसे सही करिएगा, सी ऑप्शन सही जाएगा, उपादान अदायगी, ठीक है। अंतरण अदायगी उसे नहीं बोला जाता है, पूंजी निर्माण उसे नहीं बोला जाएगा, मध्यवर्ती उपभोग उसको नहीं बोलेगा। तो फ्रेंड्स, फसल कर्ज के लिए जो हम लोग बैंक को अदा किया गया जो इंटरेस्ट होता है, उसी को उपादान अदायगी के नाम से जानते हैं। आगे बात करेंगे, प्रश्न 5 है। प्रश्न है कि घटिया वस्तुओं के लिए मांग गिरती है। बहुत बढ़िया बात कर रहा है।
घटिया वस्तुओं के लिए मांग गिरती है कब गिरेगा भाई? जब उसका मांग गिरेगा। कब गिरेगा? जब उसका आय बढ़ेगी तब जाकर उसका मांग गिरेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो होना चाहिए आय होना चाहिए, ठीक है। तो सीधा सीधी बात करेंगे बी ऑप्शन की ओर, जब उसका आय बढ़ेगा ना तो घटिया वस्तु का मांग क्या होगा? जो होगा फ्रेंड्स गिर जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। आगे बात करेंगे 6 प्रश्न, देख लीजिएगा कितना अच्छा अच्छा प्रश्न है, सुंदर 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 प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है 6 प्रश्न में कि किस नियम में यह कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात कम होता जाता है। ये किस नियम के अंतर्गत है फ्रेंड्स कहा गया है? तो एंजिल का एक नियम है, इसी के अंतर्गत कहा गया। जो आप लोग डी ऑप्शन में देख रहे हैं ना एंजिल का नियम फ्रेंड्स, ये सही जाएगा। आगे बात करेंगे, देखिएगा 7 प्रश्न। 7 प्रश्न है कि यदि कोई देश उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर और कोई उत्पादन नहीं करता है तो कोई उत्पादन नहीं करता है तो फ्रेंड्स उसमें के रहन सहन का दर्जा सबसे ऊंचा होगा। कहाँ से होगा भाई? गलत जाएगा। उसमें यदि ज्यादा नहीं तो उसमें उसमें उतने ही मात्रा में माल होगा। गलत बात कर रहा है। वह शीघ्र ही गरीब बन जाएगा यदि उसका विदेश व्यापार नहीं होगा। बिल्कुल सही बात कह रहा है फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी तरह से बात यहाँ पे कर रहा है। अगर मान लीजिए इंडिया का ही कोई जो है माल है तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों होता है। अगर मान लीजिए इंडिया का कोई भी हम लोग का देश का जो माल है दूसरे देश में अगर नहीं जाएगा तो फ्रेंड्स वह जो देश हो जाएगा ना गरीब बन जाएगा। ये सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए हम लोग का ही कोई भी माल है केवल इंडिया में ही रहेगा तो भाई हम लोग का कहाँ से हो सकता है? आगे कैसे ग्रोथ जाएगा? नहीं जाएगा ना। इसलिए भाई यहाँ पे सी ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करेंगे यहाँ पे जो 8 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं माना जाता है? नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं माना जाता है तो वह जो नहीं माना जाता है केंद्रीकरण को नहीं माना जाता है। किसे फ्रेंड्स? केंद्रीकरण को नहीं माना जाता है। इसके आगे बात करेंगे 9 प्रश्न है कि अत्यधिक मंदी किस काल में ना आई थी? अत्यधिक मंदी जो है किस काल में ना आई थी? किस काल में आई थी फ्रेंड्स? ये अच्छा सा प्रश्न है, देख सकते हैं। तो वर्ष 1929 से 34 याद रख लीजिएगा, बी ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करेंगे प्रश्न 10 है। 10 प्रश्न है कि भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो मुद्रा अवमूलन से, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद दिया गया है प्रबल निर्यात संवर्धन के माध्यम से, इसके भी माध्यम से ठीक किया जा सकता है। आयात प्रतिस्थापन से, ये भी सही कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं ना डी ऑप्शन में, ये सही जाएगा। मानी यहाँ पे ए बी सी की बात करेंगे भाई तो ये सही जाएगा। आगे बात करेंगे 11 प्रश्न है कि मुद्रा के अवमूलन का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है? जो मुद्रा के अवमूलन होता है उसका रिजल्ट देखने को क्या मिलता है फ्रेंड्स? तो उसके निर्यात में वृद्धि होती है और उसके भुगतान संतुलन में सुधार होता है। ऑप्शन ये सही जाएगा। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, जो बातें लिखा गया है ना, केंद्रीवाद में वृद्धि होता है और भुगतान संतुलन में सुधार होता है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन ये सही जाएगा। आगे बात करेंगे 12 प्रश्न है कि भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत कौन सा है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो वह होता है प्रत्यक्ष कर है। कौन सा है भाई? वह कर कौन सा है? तो प्रत्यक्ष कर जो है ना, भारत सरकार का अधिक राजस्व जो अर्जित करता है फ्रेंड्स केंद्र सरकार, ये प्रत्यक्ष कर के माध्यम से करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जाएगा। 13 प्रश्न देखिएगा। 13 प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है? कौन सा एक प्रकार का जो है प्रत्यक्ष कर है? तो जो इनकम टैक्स होता है ना फ्रेंड्स, वह जो होता है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है भाई। तो सी ऑप्शन सही जाएगा। तो याद रख लीजिएगा मेरे साथियों, इनकम जो टैक्स होता है वह प्रत्यक्ष कर का हिस्सा है भाई। इसी से सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व मतलब सबसे ज्यादा पूंजी मिलता है। प्रश्न 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर जो टैक्स है केवल राज्य सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है? मतलब भैया जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है वह अपना एक टैक्स लगाती है। तो किस चीज पर वह जो है टैक्स लगा सकती है? तो वह मनोरंजन कर पर टैक्स लगा सकती है। ठीक है, किस पर भाई? तो मनोरंजन कर पर टैक्स लगा सकती है। ऑप्शन ये सही जाएगा। बाकी तो केंद्र सरकार लगाएगी। 15 प्रश्न है कि बिक्री कर का उदाहरण बताइए। बिक्री कर का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो बिक्री कर जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, बिक्री कर जो है एक अप्रत्यक्ष कर का माना जाएगा, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो सी ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 16 प्रश्न है कि राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति से नहीं, राजकोषीय की बात क्या कर दिया, यानी सरकार की जो इनकम होती है,
जो उसका व्यय होता है फ्रेंड्स उससे रिलेटेड हो जाएगा राजकोषीय नीति, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो सरकार की इनकम होती है, आय होती है, और व्यय से जो है राजकोषीय नीति का रिलेशन होता है। तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन जाएगा सही। आगे बात करेंगे 17 प्रश्न है कि कराधान किसका एक उपकरण माना जाता है। कराधान जो है किसका एक उपकरण माना जाता है, तो फ्रेंड्स राजकोषीय नीति का माना जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जाएगा सही। आगे बात करेंगे 18 प्रश्न पे। 18 प्रश्न है फ्रेंड्स, और एक बार मेरे भाई क्लास की सेशन को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आप लोगों के लिए सेट करके हम लोग लाते हैं भाई, मेहनत करते हैं, तो आप लोग का भी मेहनत बनता है कि फ्रेंड्स की वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके लिख लीजिएगा। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग को चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा सब कुछ का, ठीक है। तो किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति का प्रयोग में नहीं लाई जाती है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय आय का अगर निर्धारण की बात आ गया तो फ्रेंड्स यहाँ पे आय पद्धति जो इनकम पद्धति है इसको लाया जाता है, इसे भाई हम कहेंगे कि ये लाया जाएगा, इसमें कोई दोष राय नहीं है, ओके। अगर उत्पादन पद्धति की बात करेंगे तो इसका राष्ट्रीय आय का निर्धारण से कोई रिलेशन नहीं होता है उत्पादन पद्धति का, तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन सही जाएगा। आगत पद्धति सही जाएगा, निवेश पद्धति यहाँ पे जाएगा, सही बात दिया गया है। उत्पादन पद्धति को सही करिएगा, ठीक है, ये नहीं लाई जाती है भाई। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स वह जो हो जाएगा ना अवितरित लाभ, ये निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है। आगे बात करेंगे प्रश्न 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग देख सकते हैं जो कंपनी का कुल लाभ होता है ना, यह निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत को बचाता है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करेंगे 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो प्रति व्यक्ति आय जो होता है यह निबल राष्ट्रीय उत्पाद और बाटा में कुल जनसंख्या का भाग होता है, हिस्सा होता है, तो ऑप्शन ए सही जाएगा। आगे बात करेंगे, देखिएगा यहाँ पे 22 प्रश्न है कि देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पे किया जाता है। बहुत मस्त प्रश्न है। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है फ्रेंड्स। तो बात करेंगे यहाँ पे देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, गलत जाएगा। वर्ष के दौरान उत्पादित पूंजीगत माल की कीमत में वृद्धि, ये गलत जाएगा। ट्रेड यूनियनों की संख्या में वृद्धि की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे सही आंसर ये जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया यहाँ पे जो है सटीक आंसर की बात यहाँ पे कर रहा है कि देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण ट्रेड यूनियनों की संख्या में वृद्धि होगा तो उसके आधार पे किया जाएगा, तो सी ऑप्शन जाएगा सही। आगे बात करेंगे 23 प्रश्न है कि विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय कितनी होती है। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय कितनी हो जाती है। तो भैया जितने विदेश में अर्जित आय का जो अंश होता है ना वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जाएगा। विदेशों से जो अर्जित आय का अंश होता है, जो भाग होता है, वही तो होगा ना भारत की आय का भाई, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करेंगे जो 24 प्रश्न है कि जब आय बढ़ती है, जब इनकम बढ़ता है तो खपत में किस अनुपात में बढ़ती है। खपत भी किस अनुपात में बढ़ सकती है फ्रेंड्स, ये अच्छा सा प्रश्न है कि जब हम लोग का इनकम बढ़ेगा तो खपत भी किस अनुपात में बढ़ जाता है, ठीक है। तो बात करेंगे यहाँ पे समान अनुपात में, ठीक है, यह गलत बात कर रहा है। समान अनुपात में नहीं बढ़ता है, कम अनुपात में कम नहीं बढ़ेगा, अधिक अनुपात में नहीं अधिक में नहीं बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी ऑप्शन सही जाएगा। डी ऑप्शन को भाई सही कर लीजिएगा, कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। 25 प्रश्न है कि सामूहिक खपत से क्या तात्पर्य होता है। तो सामूहिक खपत से होता है तात्पर्य कि जितने भी देश के नागरिक हैं उनके द्वारा जो की गई खपत होता है वही सामूहिक खपत के अंतर्गत आता है, यानी यहाँ पे फ्रेंड्स डी ऑप्शन सही जाएगा, डी को सही करिएगा। आगे बात करते हैं 26 प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय जो है किससे निर्मित की होती है। राष्ट्रीय आय को किससे निर्माण किया जाता है फ्रेंड्स। तो बात करेंगे किसी जो श्रमशील गतिविधियां होती है उसी के द्वारा, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही जाएगा। 27 देखिएगा, 27 प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय क्या होती है फ्रेंड्स। तो राष्ट्रीय आय वैसी आय होती है जो उत्पादक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद के बराबर होती है। तो यहाँ पे भाई डी ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखिए 28 प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन किसके द्वारा तैयार किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो बात करेंगे जो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद होता है ना उसी के द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन सही जाएगा। आगे देखिएगा 29 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं माना जाता है। राष्ट्रीय आय का अंग नहीं माना जाता है, तो अंतरण जो भुगतान होता है ना ये राष्ट्रीय आय का अंग नहीं माना जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन को सही करिएगा।
यहाँ पे 30 प्रश्न है कि किसने कहा है कि ब्याज उपभोग स्थगन का पुरस्कार माना जाता है। ब्याज उपभोग स्थगन का पुरस्कार माना जाता है। बहुत मस्त ये शानदार प्रश्न है। तो फ्रेंड्स ये माल्थस के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा फ्रेंड्स? ये माल्थस के द्वारा किया गया। तो सी ऑप्शन सही जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है। बहुत मस्त और शानदार सा ये प्रश्न हो जाएगा भाई। तो जो कारोबारी माल सूची में वृद्धि होता है ना, ये माल और सेवाओं में निवेश का व्यय नहीं माना जाता है भाई। तो बी ऑप्शन तो सही जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे जो प्रश्न के अनुसार ये ऑप्शन सही जाएगा। बाकी मशीनरी की खरीदी, कंपनी के मुख्य संयंत्र का विस्तार, मकान की खरीदी, ये माल और सेवाओं के निवेश के अंतर्गत आते हैं। लेकिन व्यय जो दिया गया है ना, निवेश व्यय नहीं है। तो ये कारोबारी माल सूची में वृद्धि जो होगा ये नहीं होगा। 32 प्रश्न है यहाँ पे एक बहुराष्ट्रीय जो फर्म होता है, फर्म है फ्रेंड्स, ठीक है। बहुराष्ट्रीय फर्म ये क्या है? बहुत बढ़िया ये अच्छा सा प्रश्न है भाई, देख सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी को सही करेगा कि अनेक देशों में प्रचलित एक जो कंपनी होती है ना, अनेक देशों में प्रचलित जो फेमस जो कंपनी होती है वही जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी या बहुराष्ट्रीय फर्म के अंतर्गत आती है, उसी को बोला जाता है। भी सही जाएगा। यहाँ पे प्रश्न 33 है कि ऊपरी लागत का आशय उन खर्चों से होता है। ऊपरी लागत का आशय उन खर्चों से होता है जो अनियमित मजदूरों को मजदूरी देने के लिए किया गया, नहीं, गलत जाएगा। कच्ची सामग्री के खरीद के लिए किया जाए, गलत जाएगा। परिवहन के लिए किया जाए, गलत जाएगा। मशीनरी और उपकरण, यहाँ पे जो उपकरण है इसके खरीदने के लिए किया जाएगा, तो ये ऊपरी लागत का आशय हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी हम सामान खरीदेंगे मशीनरी का या भाई जो उपकरण खरीदने जाएंगे तो वह जो हो जाएगा ऊपरी लागत का आशय माना जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए ऊपरी के बाद हो गया आंतरिक सुलाभ। आंतरिक सुलाभ ये क्या है भाई? तो आंतरिक सुलाभ जो है फ्रेंड्स, ये फर्म को तब होते हैं जब वह अपने उत्पाद का विस्तार करती है। क्या करती है? जब वह अपने उत्पाद का विस्तार करती है, वह आंतरिक सुलाभ होती है। डी ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा 34 प्रश्न। 34 प्रश्न है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को कैसे मापा जाता है? वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को कैसे मापा जाता है? तो स्थिर दामों पर मापा जाता है। जो उसका प्रेजेंट जो प्राइस होता है उस पर नहीं जाता है, ठीक है। जो स्थिर दाम होता है ना फ्रेंड्स, उस पर मापा जाता है। तो बी ऑप्शन जाएगा सही। आगे बात करेंगे यहाँ पे जो 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लागत का संबंध न्यूनतम लागत से होता है? तो निम्नलिखित में से किस लागत का संबंध जो होता है फ्रेंड्स, ये न्यूनतम लागत से होता है फ्रेंड्स। जो अस्पष्ट लागत होता है ना, ये इससे नहीं जाएगा, गलत जाएगा। मूलभूत लागत की बात करेंगे, ये भी गलत जाएगा। परिवर्ती लागत की बात करेंगे ना फ्रेंड्स, ये सही जाएगा। इसे आप लोग कर लीजिएगा सही, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न। अगला प्रश्न है कि स्वरूप के अप्रत्यक्ष कर किस प्रकार के होते हैं? स्वरूप के जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? बहुत मस्त प्रश्न है। तो देख सकते हैं हास्यमान आरोही, गलत जाएगा। क्रम जो हास्यमान होता है, नहीं, क्रम हास्यमान, क्रम वर्धमान होना चाहिए, जो आप लोग सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही जाएगा। 37 प्रश्न है कि जो बैंक निक्षेप नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बहुत मस्त प्रश्न है। जो बैंक निक्षेप नोटिस के निकाले जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स। तो आदात खात निक्षेप, गलत जाएगा, ठीक है। सावधिक सावधि निक्षेप, गलत जाएगा। परिवर्ती निक्षेप, गलत जाएगा। मांग जो निक्षेप बोला जाता है ना, उसे क्या बोला जाता है? मांग निक्षेप कहा जाता है। डी ऑप्शन सही जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 38 प्रश्न है कि देशी के समूहों के साथ व्यापार जो करार करने की औपचारिक पद्धति होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं भाई? औपचारिक पद्धति को क्या बोला जाता है? उसे ट्रेडिंग ब्लॉक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसे ट्रेडिंग ब्लॉक। ऑप्शन ये सही जाएगा। 39 देखिएगा। 39 प्रश्न है कि जो खर्चा कर दिया जाता है और वसूला ना जा सकता है उसे क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो परिवर्ती लागत उसे नहीं बोला जाता है, गलत जाएगा। विकल्प लागत ये भी गलत जाएगा। निगमन लागत, हाँ भाई ये बिल्कुल सही जाएगा, हम इसे सही करेंगे। जो हम लोग खर्चा कर देते हैं लेकिन उसको वसूल ना सकते हैं, उसको निगमन लागत के नाम से जानते हैं। आगे यहाँ पे जो प्रश्न 40 देख रहे हैं कि टूथपेस्ट उत्पाद को किसके अधीन बेचा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। जो हम लोग ब्रश करते हैं ना फ्रेंड्स, उसी को टूथपेस्ट बोला जाता है। वह किसके अधीन जो होता है फ्रेंड्स, उसको बेचा जाता है। तो जो एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा होता है उसी के अंतर्गत ये इसको बेचा जाता है। ऑप्शन ये सही जाएगा। आगे बात करेंगे, देखिएगा 41 प्रश्न है कि एकाधिकार शब्द जो है ये किससे संबंधित माना जाता है फ्रेंड्स? बहुत मस्त प्रश्न है भाई। तो एकाधिकार जो शब्द है ये पूंजीवादी से रिलेटेड है, पूंजीवाद से। ऑप्शन ये सही करिएगा।
आगे बात करेंगे, देखिएगा 42 प्रश्न है कि द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है। द्विपक्षीय एकाधिकार की बात किया है फ्रेंड्स। तो द्विपक्षीय जो एकाधिकार होता है, जो इसमें एक विक्रेता होते हैं, एक क्रेता होते हैं, इसी के अंतर्गत जो है ये बाजार की स्थिति को दर्शाता है, डिनोट करता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन डी आप देख रहे हैं ना, ये सही जाएगा। एक विक्रेता और एक क्रेता इसके अंदर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 43 है कि एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है। एकाधिकार, जैसे एकाधार बाजार के बारे में आप लोग को बताएं, एक क्रेता होना चाहिए, एक विक्रेता होना चाहिए, तो ठीक है। तो इसमें विक्रेता की संख्या कितनी जो है फ्रेंड्स होनी चाहिए, तो अभी जस्ट बताएं एक होनी चाहिए, ठीक है ना। देख रहे हैं ना प्रश्न को कैसे हम लोग सेट किए हैं घुमा फिरा कर। प्रश्न 44 है कि ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, कथन जो है कि निम्नलिखित में से ये किससे संबंधित होना चाहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, ये कथन जो है किससे संबंधित होना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये जो है मानव के जो अर्थशास्त्र है, मानव का इकोनॉमिक्स है, इससे रिलेटेड होना चाहिए। ऑप्शन ए सही जाएगा। एक लास्ट प्रश्न है, हमने ज्यादा प्रश्न सेट नहीं किया है फ्रेंड्स, कुछ तबीयत खराब है। तो 45 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उल्टे आकार का वक्र किसे, उल्टे आकार का जो वक्र होता है ये कौन सा होता है। जो नियत लागत होता है ना फ्रेंड्स, ये उल्टे आकार का वक्र माना जाता है, नियत लागत को। डी ऑप्शन सही जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज तबीयत खराब है फ्रेंड्स। तो कैसा लगा आज आप लोगों को क्लास 45 प्रश्नों के साथ, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। इस वीडियो को जितना होगा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, हम लोग शाम की क्लास चलेगी 7 PM में। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।